बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन से मैं हूँ प्रोफेसर अताउल्लाह शाह। उर्दू शायरी की असनाफ़ के तारुफ़ के हवाले से हमारी आज की वीडियो का मौजू मसनवी है। इससे पहले गज़ल पर, मरसिया पर और कसीदा पर वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं। आज की वीडियो में हम मसनवी पर बहस करेंगे और देखेंगे कि मसनवी क्या है। तो सबसे पहले अगर मसनवी की तारीफ़ देखी जाए और मसनवी के लफ्ज़ी मानी देखे जाएँ तो अरबी में दो को इसना कहा जाता है और मसनवी के लफ्ज़ भी इसी से बना है। मसनवी के लफ्ज़ी मानी हैं दो दो होना, यानी मसनवी के लफ्ज़ी मानी दो दो होने के हैं। चूँकि मसनवी के हर दो मिसरे आपस में हम काफ़िया होते हैं और अगले दो मिसरे फिर आपस में हम काफ़िया होते हैं, दो दो मिसरे जो होते हैं वो आपस में हम काफ़िया होते हैं, इसलिए इसे मसनवी का नाम जो है वो दिया गया है। यानी मसनवी की जो हियत है, इसकी हैत इस तरह की है कि इसका जो हर शेर है, हर शेर के दो मिसरे जो हैं वो आपस में हम काफ़िया होंगे। उसके बाद अगले शेर में जब शायर जाएगा तो अगले शेर के दो मिसरे जो हैं वो काफ़िए में इन दो मिसरों से मुख्तलिफ होंगे और वो फिर आपस में हम काफ़िया होंगे और इस तरह सिलसिला जो है वो आखिर तक चलता रहेगा। यानी हर दो मिसरे मसनवी के जो होते हैं वो आपस में हम काफ़िया होते हैं। और गज़ल में और मसनवी यही फ़र्क है कि गज़ल में एक ही तरह के काफ़िए आखिर तक चलते हैं, जबकि मसनवी के हर दो मिसरे जो होते हैं उनमें काफ़ी की पाबंदी होती है, वो आपस में हम काफ़िया होते हैं। लेकिन अगले शेर के दो मिसरे जो होते हैं वो अलहदा काफ़िए में होते हैं और वो फिर आपस में हम काफ़िया होते हैं। तो इसकी अगर एक मिसाल मुझे याद आ रही है कि हम मसनवी सहरुल बयान से अगर इसकी एक मिसाल पेश करें तो वो इस तरह है कि जब मसनवी सहरुल बयान में शहज़ादी की गुमशुदगी की इत्तला महल में पहुंचती है और तो उसके वालिद की जो कैफियत होती है तो उसे मीर हसन ने इस तरह बयान किया है कि सुनी शाह ने अलक़िस्सा जब ये ख़बर, गिरा खाक पर कह के हाय पिसर, कलेजा पकड़ माँ तो बस रह गई, कली की तरह से बेकस रह गई। अब आपने देखा पहले दो मिसरों में है कि पिसर और ख़बर, सुनी शाह ने अलक़िस्सा जब ये ख़बर, गिरा खाक पर कह के हाय पिसर, तो ये दो मिसरे हम काफ़िया हो गए। उसके बाद अगले मिसरे जो हैं तो कलेजा पकड़ माँ तो बस रह गई, कली की तरह से बेकस रह गई। तो बस और बेकस ये दो आपस में हम काफ़िया हैं और इसी तरह सारी मसनवी में जो दो मिसरे हैं तो वो आपस में हम काफ़िया होंगे। हर एक मसनवी की यही हैत है और इस हैत में जो नज़्म लिखी जाएगी तो उसे मसनवी कहा जाएगा। तो ये तो मसनवी की हैत है, या फिर मसनवी के नाम की जो वजह तस्मिया है वो है कि इसे मसनवी क्यों कहा जाता है। अब यहाँ एक और बात की भी वजाहत ज़रूरी है कि मसनवी जो है वो इस हैत का नाम है, यानी इस शक्ल में, इस फॉर्म में, इस हैत में जो भी नज़्म लिखी जाएगी उसे मसनवी कहा जाएगा, चाहे उसमें कुछ भी बयान किया गया हो। यानी आमतौर पर जो कहा जाता है कि मसनवी उस नज़्म को कहा जाता है कि जिसमें कोई क़िस्सा या कहानी बयान की गई हो, तो ये तारीफ़ जो है ये दुरुस्त नहीं है मसनवी की। मसनवी में क़िस्सा कहानी भी बयान की जा सकती है और मसनवी में कुछ और भी बयान किया जा सकता है, कोई और मौजू भी बयान किया जा सकता है। यानी इस हैत में जो नज़्म होगी वो मसनवी है, चाहे उसमें पंदो नसीहत की बातें हों, अखलाक की बातें हों, या फिर उसमें दास्तान हो या कहानी हो या क़िस्सा बयान किया गया हो। ये अलग बात है कि ये हैत जो है ये क़िस्सा बयान करने के लिए ज़्यादा मौजू है, लिहाजा हमारे ज़्यादातर जो मंजूम क़िस्से हैं तो वो इसी हैत में बयान किए गए हैं। लेकिन मसनवी के लिए कोई मौजू जो है वो शर्त नहीं है कि उसमें क़िस्सा ही बयान किया जाए। इस हैत में जो भी नज़्म लिखी जाएगी वो क़िस्सा है, वो मसनवी है। और अगर मंजूम क़िस्सा किसी और हैत में लिखा जाएगा, मसनवी से हटकर किसी और हैत में, गज़ल की हैत में या किसी और मुसद्दस की हैत में या किसी और हैत में अगर क़िस्सा लिखा जाएगा तो उसे हम मसनवी नहीं कहेंगे। क़िस्सा दूसरी हैत में होगा तो उसे मसनवी नहीं कहेंगे, इस हैत में होगा तो उसे मसनवी कहेंगे। और इस हैत में अगर नज़्म लिखी जाएगी उसमें क़िस्सा ना भी हो तो फिर भी उसे मसनवी कहा जाएगा। तो ये मसनवी के हैत और मौजू के हवाले से ये बात थी। हमने जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ के नाम रखे हुए हैं तो वो हमने या तो उनके मौजू की वजह से रखे हुए हैं या फिर उनकी हैत की वजह से रखे हुए हैं। मिसाल के तौर पर जिस नज़्म में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो तो उसे नात कहते हैं। अब उसके लिए कोई हैत मुकर्रर नहीं है, वो किसी भी हैत में लिखी जा सकती है। लेकिन मसनवी जो है वो इस हैत का नाम है कि हर दो मिसरे जो हैं वो आपस में हम काफ़िया होंगे, तो ये मसनवी है। और मसनवी में ऐसी मसनवी भी लिखी गई हैं कि जिनमें तसव्वुफ़ को बयान किया गया है, अखलाक को बयान किया गया है, दीनी मसाइल को बयान किया गया है। लेकिन हमारी ज़्यादातर मसनवियाँ
ایسی ہیں کہ جن میں داستانوں کو یا قصوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ہمارے منظوم قصے جو ہیں تو وہ زیادہ تر مثنوی میں بیان کیے گئے ہیں، مثنوی کی حیث ان کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو میں مثنوی کا آغاز کب ہوا اور کون سے علاقے میں ہوا۔ تو اس کے لیے جب ہم اردو کی پہلی مثنوی یا اردو کے ابتدائی دور کی مثنویوں کا سراغ لگاتے ہیں تو مثنوی کا سراغ ہمیں دکن میں ملتا ہے، جو اردو شاعری کا باقاعدہ پہلا دور تھا دکن میں۔ اس دور میں اردو کی پہلی مثنوی بہت سے محققین نے اسے پہلی مثنوی قرار دیا ہے، اور وہ ہے قدم راؤ پدم راؤ، جسے فخر الدین نظامی نے لکھا ہے۔ فخر الدین نظامی کو فخر الدین نظامی بیدری بھی کہا جاتا ہے، یعنی دکن میں بیدر کے علاقے سے اس کا تعلق تھا۔ فخر الدین اس کا نام تھا اور نظامی اس کا تخلص تھا، تو فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ کو اردو کی پہلی مثنوی کہا جاتا ہے۔ اب یہ مثنوی کس دور میں لکھی گئی؟ تو ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق یہ مثنوی دکن کے حکمران احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی، اور احمد شاہ بہمنی کا جو دور ہے وہ 1421 سے لے کر 1435 عیسوی تک ہے، تو اس دور میں یہ مثنوی لکھی گئی۔ اس کے بعد دکن میں مزید مثنویاں لکھی گئیں۔ اردو شاعری کا جو ابتدائی دور تھا، پہلا دور تھا دکن میں، اس میں ابتدا جو ہوئی ہے تو وہ مثنوی سے ہوئی ہے۔ اس کے بعد مرثیے بھی لکھے گئے، قصیدے بھی لکھے گئے، غزلیں بھی لکھی گئیں۔ اس کے بعد دکن میں متعدد شاعروں نے مثنوی لکھیں، جن میں قابل ذکر شاعر جو ہیں وہ رستمی ہیں، جنہوں نے خبردامہ لکھا۔ ملا وجہی نے قطب مشتری لکھی، ابن نشاطی نے پھول بند لکھی، نصرتی نے گلشن عشق لکھی، اور بھی بہت سی مثنویاں دکن میں لکھی گئیں۔ اس کے بعد شمالی ہندوستان میں بھی مثنوی نگاری جو ہے وہ ہوئی ہے، مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ میر اثر نے، میر تقی میر نے، میر حسن نے، نواب مرزا شوق نے مثنوی لکھی ہیں۔ نواب مرزا شوق اور میر حسن کو زیادہ شہرت ملی ہے۔ میر حسن کی مثنوی سیر البیان کو اردو کی بہترین مثنوی جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ نواب مرزا شوق نے فریب عشق کے نام سے، زہر عشق کے نام سے اور بہار عشق کے نام سے مثنوی لکھی ہیں۔ پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کو بھی بہت زیادہ شہرت حاصل ہے، اور محسن کاکوروی نے نعتیہ مثنوی لکھی ہیں۔ اس کے بعد جدید دور میں مولانا الطاف حسین حالی نے اصلاحی نظمیں مثنوی کی حیث میں لکھی ہیں، یعنی مثنوی کی شکل میں لکھی ہیں، اور علامہ اقبال کا ساقی نامہ جو ہے وہ بھی مثنوی کی حیث میں ہے۔ اور ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ حفیظ جلندری کا ہے۔ حفیظ جلندری نے 4 جلدوں میں ایک طویل نظم شاہنامہ اسلام کے نام سے لکھی ہے، جس میں انہوں نے اسلامی تاریخ کے واقعات کو نظم کی صورت میں بیان کیا ہے، اور یہ شاہنامہ اسلام جو ہے یہ بھی انہوں نے مثنوی کی حیث میں لکھا ہے۔ تو یہ مثنوی کے بارے میں چند باتیں تھیں، اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہماری اردو شاعری کی بہت سی اصناف جو ہیں وہ عربی سے یا فارسی سے اردو میں آئی ہیں۔ کچھ اصناف عربی سے فارسی میں آئی ہیں اور فارسی سے اردو میں آئی ہیں، اور کچھ فارسی میں ان کا آغاز ہوا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اردو میں آئی ہیں۔ تو مثنوی ایک ایسی صنف ہے کہ یہ صنف عربی میں نہیں تھی، یہ فارسی میں سب سے پہلے مثنوی لکھی گئی ہے، اور نظامی نے اور فردوسی نے اور دوسرے شاعروں نے، مولانا روم کی مثنوی جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، مثنوی مولانا روم، تو ان شعراء نے مثنوی لکھی ہیں، اور فارسی سے مثنوی جو ہے وہ پھر اردو میں آئی ہے۔ اور مثنوی کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ صنف تمام اصناف میں سے یہ حیث جو ہے یہ واقعہ نگاری کے لیے، واقعات بیان کرنے کے لیے یا قصے بیان کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس لیے زیادہ تر جو قصے لکھے گئے، جو منظوم قصے لکھے گئے، نثر میں تو داستانیں لکھی جاتی تھیں، لیکن شاعری میں جو منظوم قصے لکھے جاتے تھے وہ زیادہ تر مثنوی کی حیث میں لکھے جاتے تھے۔ اللہ حافظ۔